धनु एक गरीब परिवार का लड़का है। उसकी माँ नहीं है। 11 वर्ष का धनु अपने बाबूजी, दूसरी माँ और 4 भाइयों के साथ एक गांव में रहता है। यह कहानी उस वक्त की है जब देश को आज़ाद हुए सिर्फ 7 साल हुए थे, लेकिन गरीबी अभी भी देश को पूरी तरह से अपना गुलाम बनाए हुए थी। यही कारण है कि धनु को इतनी छोटी सी उम्र में रोजी रोटी में लगना पड़ा है। यह सिर्फ उसकी नहीं, ऐसे कई बच्चों की उस वक्त की कहानी है। लड़खड़ाता हुआ फूलती सांसों के साथ आखिर धनु स्टेशन पहुंच जाता है। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। हर रविवार की तरह इस रविवार भी धनु के गांव से 24 मील दूर एक शहर में एक बड़ा बाजार लगता है। धनु अपने मिट्टी के खिलौने को वहीं बेचने जा रहा है। धनु हफ्ते के बाकी दिन स्कूल जाता है। उसका स्कूल सुबह 10 बजे होता है। वह स्कूल जाने से पहले रोज़ सुबह मिट्टी के खिलौने तैयार करता है और इसी तरह हर रविवार को उन्हें बेचने जाता है। 6 पैसे की टिकट लेकर धनु ट्रेन के इंतज़ार में है। आज इस छोटे से स्टेशन में काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि महज 4 डिब्बों वाली साप्ताहिक मेल सिर्फ रविवार को ही इस स्टेशन से गुजरती है। तभी पटरियों में धीमी सी खनक होती है और दूर से रेल की सीटी सुनाई देती है। धनु अपना टोकरा सिर पर ले तैयार हो जाता है। धक धक करती भाप छोड़ती रेल स्टेशन पर महज 1 मिनट के लिए रुकती है। रेल में काफ़ी भीड़ होती है, पर धनु किसी तरह से बड़ी मुश्किल से रेल के अंदर आ जाता है और दरवाजे के पास ही अपना टोकरा एक तरफ रख उसके बगल में बैठ जाता है। छुक छुक करती हुई रेल अब चलने लगती है। इसी बीच धनु की नज़र अपने एक दोस्त बैजू पर पड़ती है, जो 2 स्टेशन पहले रेल पर चढ़ा है और वह भी उसी बाजार में अपनी मिट्टी के खिलौने बेचने जा रहा है। उसे देखकर धनु का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वह उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। बैजू डिब्बे के दूसरे छोर पर है। किसी तरह वो अपना टोकरा ले उसके पास आता है। दोनों मिलकर एक दूसरे का हाल समाचार लेने लगते हैं। धनु बैजू से कहता है, तेरी खिलौने की रंगाई इतनी सुंदर कैसे होती है? बैजू बताता है कि मेरे खिलौने को मेरी माँ रंग देती है। तब धनु मायूस हो जाता है और कहता है, काश मेरी माँ होती तो मेरे खिलौने भी रंग देती। मैं खुद से इतनी सुंदर रंगाई नहीं कर पाता हूँ। बैजू धनु के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई तू खुद से इतना अच्छा रंग लेता है, मैं तो इतना भी नहीं कर पाता हूँ। इसी तरह बातों ही बातों में काफ़ी वक्त गुजर जाता है और उन दोनों का पड़ाव आ जाता है। दोनों रेल से उतरकर स्टेशन में लगे नल से पेट भर पानी पीते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से फिर 2 मील पैदल जाना है उस बाजार तक पहुँचने के लिए। दोनों अपना अपना टोकरा सिर पर उठा रेल की पटरियों के किनारे किनारे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह छोटा रास्ता है। सड़क से जाने पर उन्हें 1.5 मील का रास्ता अधिक तय करना होगा, इसलिए वे हमेशा इसी रास्ते को चुनते हैं। इधर सूरज सिर पर चढ़ चुका है। लगातार 1.5 मील सिर पर भारी टोकरे लिए चलते चलते अब वे थक गए हैं। धनु बैजू से कहीं रुककर आराम करने को कहता है। दोनों पुराने पड़े पटरियों पर अपने टोकरी को रख अपने अपने गर्दन पर पड़े तनाव को हल्का करते हैं। दोनों अपने अपने गमछे जिससे वह बीड़ा बना सिर पर टोकरी रखते हैं, उसे खोलकर अपना पसीना पोंछते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे फिर जिम्मेवारी का बोझ अपने सिर पर ले अपने नन्हे पैरों से आगे बढ़ने लगते हैं। घर की ज़रूरतें उनका हौसला बांधे रखती है और वे आखिरकार बाजार पहुंच जाते हैं। बाजार पहुंचते ही एक अच्छी सी भीड़ वाली जगह देखकर एक बंद दुकान के आगे अपना टोकरा लेकर बैठ जाते हैं, ताकि उनके खिलौने जल्दी से और अच्छे दाम में बिक सके। कुछ देर उनका बिक्री अच्छी होती है, मगर तभी उस बंद दुकान का मालिक वहां आ जाता है, जिसे अब अपनी दुकान खोलनी है। अपने दुकान के आगे इन दोनों लड़कों को टोकरा लिए खिलौना बेचते देख गुस्से में उन्हें डांट कर भगा देता है। मजबूरी में धनु और बैजू को वहां से हटना पड़ता है। वे आखिरकार गरीब बच्चे उस आदमी के आगे कर भी क्या सकते थे। उन दोनों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब दिन का दूसरा पहर शुरू हो चुका है और उन्हें भूख लगनी शुरू हो गई है। तब धनु देखता है कि सुबह हड़बड़ी में वह मकई की रोटी और गुड़ जो उसके बाबूजी ने संग ले जाने को दिया था, वो अपने टोकरी में डालना भूल गया है। बैजू उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो और तुम्हारा खाना कहाँ है? धनु बताता है कि वो हड़बड़ी में खाना घर पर ही भूल गया है। बैजू अपने संग लाए भीगे चने और गुड़ को धनु के सामने परोसता है, पर धनु कहता है, भाई तुम खाना शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
तब तक मेरी टोकरी और खिलौने का ध्यान रखना। बैजू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर धनु जाकर एक दुकान में चूड़ा यानी पोहा खरीदता है और लौटकर अपने दोस्त से थोड़ा गुड़ लेकर चूड़ा और गुड़ खाने लगता है। दोनों जल्दी से खाना खत्म कर फिर से दुकान में लग जाते हैं। अब वक्त भी हो चुका है, बाजार की भीड़ भी अब छटने लगी है, मगर उनकी टोकरी में अभी भी कुछ खिलौने बचे हुए हैं। इधर रेल का भी वक्त हो चला है। अब अगर इन खिलौनों के बिकने का ज़्यादा इंतज़ार करें तो रेल छूट सकती है, मगर इसे बेचने बिना भी जाया नहीं जा सकता। दरअसल आज जब उन्हें जगह बदलनी पड़ी तो उन्हें ऐसी जगह पर आकर बैठना पड़ा जहाँ भीड़ कम थी। बाजार के बीच वाली सभी जगह विक्रेता से भरे पड़े थे, इसलिए उन्हें बाजार के किनारे वाली जगह पर आकर बैठना पड़ा, वरना उनके सारे खिलौने अब तक बिक चुके होते। उनकी निगाहें अभी भी टकटकी लगाए खरीदार का इंतजार कर रही है और इधर रेल छूटने का डर से धड़कन भी तेज हुआ जा रहा है। लोगों को अपने सामान बेचकर खाली टोकरी ले जाते देख उनका हौसला भी टूटता जा रहा है। उनके दिन भर के मेहनत का पूरा दाम उन्हें आज नहीं मिल पाया है। धनु के छोटे भाई भी उसकी आश में है कि भैया बाजार से ज़रूर कुछ उनके लिए लेकर आएंगे। उसके स्कूल का नया साल भी शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और उसने अभी तक नई कक्षा की सभी किताबें नहीं ली है। वो इस हफ्ते के बाजार के कमाई पैसों से बाकी बचे किताबें लेने की सोच में था। उसे डर है कि कल उसे फिर मास्टर साहब की छड़ी से मार खानी होगी। इन सब बातों को सोच धनु भीतर ही भीतर घुट रहा था। तभी बैजू उससे कहता है, देख बाजार अब खत्म हो चुका है, सब अपने अपने घर लौट रहे हैं, और देर मत कर वरना रेल छूट गई तो भारी मुश्किल हो जाएगी। बाकी के खिलौने स्टेशन और रेल में बेचने की कोशिश करेंगे। धनु कहता है, भाई तुम्हारे सिर्फ 2 खिलौने बचे हैं और मेरे 8 खिलौने बचे हैं, इतना स्टेशन में बेचना मुश्किल है, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करूंगा। तो बैजू कहता है, ठीक है भाई, तो फिर स्टेशन में मिलते हैं, और वो चला जाता है। पर स्थिति वैसे ही बरकरार रहती है। अब धनु के पास लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो अपने गमछे को बीरा बनाकर सिर पर रख टोकरा उठाने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, ये खिलौने कितने के दिए? धनु झट से खिलौने उठाकर खरीदार के हाथ में देकर कहता है, 5 पैसे के 1। खरीदार कहता है, मुझे 1 नहीं 10-12 चाहिए, तुम्हारे पास तो सिर्फ 8 ही लग रहे हैं। और है क्या? धनु बोलता है, अभी तो नहीं है, बाकी सारे बिक चुके हैं, जो है इतना ही है। खरीदार कहता है, ठीक है अभी इतना ही दे दो, मगर 4 पैसे के 1 लगाओ। धनु एक पल सोचता है, पर हालात को देखते हुए वो मान जाता है। खिलौने बेच अपनी खाली टोकरी को सिर पर उठा दौड़ता हुआ खुशी से पहले वो फल की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा फल वाला अपने फलों की दुकान को बंद करने के लिए समेट रहा होता है। धनु हड़बड़ाता हुआ उनसे पूछता है, बाबा केले कैसे दिए? फल वाला कहता है, 2.5 पैसे दर्जन। धनु अपने पैसों की पोटली से 2.5 पैसे निकालकर उन्हें देते हुए कहता है, 1 दर्जन दे दो। फल वाला केले का गुच्छा काटते हुए धनु से कहता है, और बेटा क्या बेचने आए थे? धनु कहता है, मिट्टी के खिलौने। फल वाला उसकी इतनी छोटी सी उम्र में मेहनत करते हुए देख प्रभावित होकर उसे 2 केले मुफ्त में दे देता है। सारे खिलौने आखिरी वक्त में बिक जाने की खुशी में वह लगातार तेजी से दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचता है। हाँफते हुए धनु स्टेशन के नल से हाथ मुंह धो पानी पीने लगता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह उसका दोस्त बैजू होता है। धनु देखता है अभी भी बैजू के टोकरी में 1 खिलौना बचा हुआ है। बैजू धनु से पूछता है कि तेरे सारे खिलौने आखिर कैसे बिके? धनु पूरी बात बताता है और कहता है, अगर तू भी रुकता तो तेरे भी सारे खिलौने बिक जाते। यह बात सुन उसका दोस्त थोड़ा मायूस हो जाता है। धनु कहता है, मायूस मत हो मेरे दोस्त, यूँ भी बिक जाएंगे। इतने में रेल की सीटी सुनाई देती है। धनु सिर पर हाथ रख कहता है, जा, मैंने तो अभी तक टिकट लिया ही नहीं। और वह झट से टिकट घर की ओर बढ़ता है। तभी बैजू उसे रोकता है और कहता है, मैंने अपने साथ तेरा भी टिकट ले रखा है, तू चिंता मत कर। इतने में रेल आकर रुक जाती है। दोनों रेल में चढ़ते हैं। इस बार रेल में यात्री कम है। इस बार दोनों खुशी खुशी जल्दी से जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। आज धनु अपना सारा पैसा समेटकर अंदर छुपा नहीं पाया है। उसे डर है कि कहीं चोर उसके सारे पैसे साफ न कर जाए। इस डर से उसका एक हाथ
पूरे सफर के दौरान पैसे से भरी पोटली को पकड़े रहता है। अब शाम हो चुकी है, दिन ढलने लगा है। सुबह से घर से निकले धनु का शरीर अब जवाब देने लगा है। सीट पर बैठे बैठे थोड़ा आराम मिलने और साथ ही खिड़की के आती मंद मंद हवा उसके थके शरीर को नींद की चादर में लपेट रही है। उसकी पलकें भी भारी हो रही है, पर कहीं उसका गांव पार न हो जाए और उसके पैसे चोरी ना हो जाए, इस डर से वहां सो भी नहीं पा रहा है। इसी जद्दोजहद में काफ़ी वक्त निकल जाता है और धनु का गांव भी आ जाता है और रेल के रुकने के झटके के साथ ही उसकी नींद भी पूरी तरह उड़ जाती है और वो अपना टोकरा उठा अपने दोस्त को अलविदा कर अपने घर की ओर खुशी खुशी चल देता है। आज के लिए कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको धनु की संघर्ष भरे जीवन का यह हिस्सा मेरे प्रोफाइल स्टोरी चैनल के माध्यम से सुनकर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।